मैं आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि दुनिया को बर्बाद करने का अगर किसी को श्रेय जाएगा, जैसे दूसरा वर्ल्ड वॉर जो है वो हिटलर की वजह से हुआ था और दुनिया ने उसकी त्रासदी को झेला था। अब ये जो युद्ध अभी चल रहा है, सोचिए दुनिया भर के युवाओं की जो परेशानी है, दुनिया भर के गरीब मिडिल क्लास जो डूब रहा है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था जो चौपट हो रही है, उसके लिए कोई और जिम्मेदार है तो ये शख्स बेंजामिन नेतन्याहू। सोचिए सत्ता से प्यार इंसान को किस कदर पागल बना देता है। एक तरफ ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है, होर्मुज स्ट्रीट को खोलने की मांग हो रही है। सोचिए भारत के 13,000 लोग शिप पर नौकरी करते हैं। आज ही मैंने ये पढ़ा कि भारत के 13,000 लोग दुनिया भर की जो शिप कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वहां जाकर नौकरी करते हैं। उन सब की जान आफत में है। होर्मुज बंद है। अमेरिका ईरान बात करना चाहता है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू नहीं चाहता है कि ये युद्ध बंद हो और उसने आज फिर से बेरूत पर हमला किया। आखिर इजराइल का ये बेंजामिन नेतन्याहू चाहता क्या, इसकी दिक्कत क्या है? यही एप्स्टीन फाइल का जनक है। इसी शख्स के इशारे पर एप्स्टीन ने दुनिया के तमाम रसूखदारों को अपने यहाँ बुलाया, उनकी सेक्स सीडी बनाई और उसी को ये रखे हुए हैं। और ये इसलिए दुनिया भर के बड़े रसूखदार लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है, जिसमें एक नाम डोनाल्ड ट्रंप का भी है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डोनाल्ड ट्रंप को मिला लीजिए। इन दोनों ने मिलकर लगता है कसम खा ली है कि दुनिया को चैन से रहने नहीं देना है। लेकिन उस सब के पीछे ये बेंजामिन नेतन्याहू जिसका हाथ है, ये इजराइल का प्रधानमंत्री है। इसके बेटे और पत्नी पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लग रहे हैं। सोचिए इस शख्स की वजह से पूरा इजराइल जो है वो अंडरग्राउंड में रहने को मजबूर है, तहखाना में रह रहा है। 1 करोड़ की आबादी वाले इजराइल की हालत खराब होती जा रही है। इस शख्स के मामले में 2 जजों की संदिग्ध मौत हो चुकी है, जो इस पर भ्रष्टाचार के आरोप की सुनवाई कर रहे थे। दरअसल 1 साल पहले जब आप फ्लैशबैक में थोड़ा जाएंगे तो आपको सच्चाई समझ में आएगी। बेंजामिन नेतन्याहू पर जांच शुरू हुई, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे। शुरुआत में इस शख्स ने कोशिश की कि किसी तरह से मामले को रफा दफा किया जाए। पहले इसने सुप्रीम कोर्ट में अपने लोगों को बैठाना शुरू किया। जब बात नहीं बनी तो इसने संविधान में बदलाव शुरू किया। वहां भी बात नहीं बनी और इजराइल के लोग पढ़े लिखे हैं, वो सड़कों पर निकल आए। 1 महीना तक इजराइल की राजधानी तेल अवीव में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और लगने लगा कि देर सवेर बेंजामिन नेतन्याहू चुनाव में हार जाएगा या इसे जेल जाना पड़ेगा। वहीं से इसके दिमाग में फितूर शामिल हुआ और इसने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया और नाम दिया राष्ट्रवाद का। अब खुलासा हो चुका है कि इसी बेंजामिन नेतन्याहू ने जानबूझकर हमास को खड़ा किया था। ये हमास को पैसा भी देता था ताकि गाहे बगाहे वो इजराइल पर कुछ हमला करता रहे छिटपुट, ताकि इसे राष्ट्रवाद के नाम पर मौका मिल जाए। सोचिए कुछ ऐसे भी नेता होते हैं जो अपने ही देश के खिलाफ आतंकवाद को पालते हैं। उसी तरह से जबकि हमास जो है वो आतंकी संगठन अब तक भारत ने नहीं माना है। हमास फिलिस्तीन का लड़ाका संगठन है। आरोप है कि बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद फिलिस्तीन को पैसा दिया और हमास को पैसा दिया और बाद में इसने फिलिस्तीन पर हमला कर दिया हमास के बहाने। वो युद्ध लंबा चला। इजराइल के पास बड़ा एयरफोर्स का बेड़ा, नेवी का बेड़ा। फिलिस्तीन एक गरीब और लाचार देश, मजबूर देश, उस पर इसने हमला किया। विधवा, महिलाएं, बच्चे, स्कूल, अस्पताल, किसी को नहीं छोड़ा, सबको प्लेन कर दिया। वहीं से इसका मनोबल बढ़ गया। इजरायलियों को लगा कि अब तो हमारा समय आ गया, अब तो हमें भाग विधाता मिल गया है, अब तो हम सुपर पावर हो गए हैं, अब हम ग्रेटर इजराइल बनाएंगे। फिर इस शख्स ने लेबनान पर हमला किया, हिजबुल्लाह। वहां भी उसको फतह मिली क्योंकि लेबनान के पास भी उतनी ताकत नहीं थी। उसके बाद इस शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप को ब्लैकमेल शुरू किया और उसने कहा कि यही मौका है ईरान पर हमला कर दिया जाए। ईरान पर अमेरिका पिछले 45 साल से प्रतिबंध लगाए हुए था। वो तेल नहीं बेच सकता था, वो गैस नहीं बेच सकता था। ईरान के साथ कभी भारत
और ज़्यादातर चीन ही तेल खरीदता था। उसके बावजूद सोचिए, ईरान ने 45 साल से लंबी तैयारी की। उसने अपने ड्रोन्स बनाए, मिसाइल बनाए। उसे पता था कि एक समय आएगा जब इजराइल और अमेरिका उस पर हमला करेगा, क्योंकि दुनिया का अकेले 40% तेल और गैस जो है वो ईरान के पास है। और सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू को लगा कि अरे मैंने तो दुनिया जीत लिया है, मैंने फिलिस्तीन जीत लिया, लेबनान जीत लिया, अब मैं ग्रेटर इजराइल बनाऊंगा। उधर इसका दोस्त डोनाल्ड ट्रंप, उसकी भी सनक 7वें आसमान पर थे। ईरान ने अभी जो ईरान और अमेरिका की बातचीत चल रही है उसमें ईरान ने मनोवैज्ञानिकों को भी रखा है, क्योंकि उसे पता है कि डोनाल्ड ट्रंप की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बेंजामिन नेतन्याहू की चाबी वैसे भी, डोनाल्ड ट्रंप की चाबी नेतन्याहू के पास है, क्योंकि एप्स्टीन की फाइल है इसके पास। इसने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि यही मौका ईरान पर कब्जा कर लिया जाए, लेकिन इसे क्या पता था कि ईरान 45 साल से तैयारी कर रहा है, और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ ईरान ने धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। एक और बड़ा खुलासा हुआ है, कूटनीति के मामले में ईरान ने बड़ा झटका दिया अमेरिका को। खबर है कि ईरान ने खाड़ी देशों से लगभग समझौता कर लिया था कि हमें चुन चुन कर अमेरिकी ठिकानों का जानकारी मुहैया कराना, हम सबको ध्वस्त करते जाएंगे। और यही वजह रही कि अमेरिका के लाख कोशिश के बाद, इजराइल के लाख कोशिश के बाद किसी भी खाड़ी देश ने ईरान पर हमला नहीं किया, और अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का मनोबल बढ़ा हुआ था। उसने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को अपहरण कर लिया था। उसे लगा कि ईरान भी इसी तरह से कमजोर मुल्क है, क्या है 1-2 दिन में बम गिराएंगे, वहां अपनी सत्ता बैठा लेंगे, तेल और गैस पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन यहां तो लेने के देने पड़ गए भाई साहब। $320 बिलियन का हर्जाना देने जा रहा है अमेरिका ईरान को। सोचिए कितनी बड़ी बात है। और सारे खाड़ी देश अमेरिका से आजाद हो गए हैं। अब वो तेल का कारोबार अपनी करेंसी में करेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे। सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। तो सोचिए, बेंजामिन नेतन्याहू तो ईरान के लिए वरदान साबित हुआ। अब ईरान से सारे प्रतिबंध हट चुके हैं। वो जिसको चाहे जितना चाहे तेल बेच सकता है। अमेरिका उसको $320 बिलियन का हर्जाना भी देगा। लेकिन ये बात अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू को नहीं पच रहा है। लेकिन इस युद्ध में भारत को भी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। हमारे 3 नाविक ही नहीं मारे गए हैं, अभी हमारे 14 नाविक जो हैं उसको रेस्क्यू किया गया। एक जहाज डूब रहा है। 13,000 के करीब भारतीय लोग नाविक के तौर पे नौकरी करते हैं दुनिया भर की शिपिंग कंपनियों में। और वो सबसे बिजी रास्ता है होर्मुज, अटलांटिक से हो और फारस की खाड़ी हो, अरब सागर हो, लाल सागर हो, ओमान की खाड़ी हो। सोचिए, हमारे देश के 13,000 नाविक प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही 3 लोग मारे गए हैं। एक नाविक का शव वहां मिला है। सोचिए किस तरह के परिवार की वो दशा होगी जिनके वहां लोग हैं। एक तो भारत का बहुत बड़ा भक्त जो इजराइल और फिलिस्तीन को खत्म करने की बात कहता था, जो अमेरिका और इजराइल का बड़ा भक्त था, उसका बेटा आदित्य शर्मा को अमेरिका ने मार गिराया, जो शख्स इस्लामोफोबिया से ग्रसित भी था। तो सोचिए, दुनिया को इस्लामोफोबिया से बाहर निकाल दिया ईरान ने। ईरान ने दिखा दिया है कि वो कितनी बड़ी ताकत है, और उसके सामने अब अमेरिका की भी कुछ नहीं चलने वाली है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी बेंजामिन नेतन्याहू की सनक कम नहीं हुई है। फिर उसने बातचीत के दौरान बेरूत पर हमला किया है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप चाह रहा है कि इजराइल को मान्यता दी जाए, खाड़ी देशों को कह रहा है कि अब्राहम एकॉर्ड पर दस्तखत करो। तो मुझे लगता है कि जब तक बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप है, दुनिया चैन से सांस नहीं ले सकती है। एक तरफ रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो दोनों जो है वो समंदर का मामला नहीं है, इंटरनेशनल रूट का मामला नहीं है। लेकिन ईरान जो है वो इंटरनेशनल रूट का मामला है। ये युद्ध जितना बढ़ेगा, दुनिया की इकॉनमी उतनी बड़े नुकसान की तरफ बढ़ेगी, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे एशिया हो। इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा मजा चीन का और रूस का है। इन दोनों के हथियार भी बिक रहे हैं। ईरान से लोग ट्रेन से तेल भी ले रहे हैं, गैस भी ले रहे हैं। भारत सबसे ज़्यादा नुकसान में दिख रहा है। मैं फिर कह रहा हूं, ऐसा लगता है जैसे बेंजामिन नेतन्याहू ने तय कर लिया है कि हम तो डूबेंगे सनम, दुनिया को ले डूबेंगे।
तो ये नए जमाने का नया हिटलर है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप। उस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी कहा जाता था रोम, बर्लिन, टोक्यो, हिटलर मुसोलिनी का देश इटली और हिटलर जर्मनी और जापान, ये तीनों पाप की धूरी कहा जाता था। अब लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ये दोनों जब तक रहेंगे तब तक खासकर खाड़ी देश चैन की सांस नहीं ले सकते हैं और कुछ न कुछ चलता रहेगा। इजराइल एशिया में है, खाड़ी देशों से घिरा हुआ है और ये लगातार कहीं ना कहीं हमला करता है। लेकिन सोचिए, अन्याय का अंत होता है। अगर अमेरिका से सीज फायर का समझौता पूरा हो गया, उसके बाद इजराइल को भी हमास, हिजबुल्लाह और हुती का जो झटका लगेगा वो शायद ही ये बर्दाश्त कर पाए। खामनेई ने इसीलिए कहा था कि एक समय आएगा जब फिलिस्तीन आज़ाद होगा और इजराइल नक्शे से खत्म होगा, क्योंकि धीरे धीरे इजराइल के मामले पर कम से कम खाड़ी देश सहमत नहीं है और हो सकता है कि खाड़ी देश एक बड़ी रणनीति के तहत ईरान के साथ मिलकर भविष्य में इजराइल पर हमला करे, क्योंकि ये तय है कि अब इस युद्ध में अमेरिका तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि उसको जो दर्द है, उसका जो डेंट लगा है, न वो दिखा पा रहा है न वो छुपा पा रहा है। यही है खाड़ी युद्ध की सच्चाई। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।